नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है वक्त का न्याय। मालती जी खाना खा रही थी, लेकिन रोटी खत्म होने के कारण बीच में ही बैठी एक थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा अमित उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद मालती जी ने ही हिम्मत जुटाकर कहा, सुनंदा बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही सुनंदा कठोर आवाज में बोली, बस बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो मालती जी पास बैठे अपने बड़े बेटे अमर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद वह कुछ बोलेगा, मगर अमर तो इस तरह खाना खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। यह देख मालती जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगी, लेकिन तभी छोटे बेटे अमित ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा सारा दिन घर के काम करती है तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही सुनंदा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो, इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो, पहले कुछ काम कर लो फिर बड़ी बड़ी बातें करना, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर अमित को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो मालती जी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर मालती जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ आप ये रोटी खा लो, आज मैं एक रोटी ही खाऊंगा। ये देखकर सुनंदा और गुस्सा हो गई और मालती जी की थाली से वो एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे, बड़े आए थे माँ के चमचे। ये देख अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? अमित का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई अमर ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो, आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। अमित का इतना कहना हुआ कि अमर ने उठकर एक जोरदार तमाचा अमित के गाल पर जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और क्या हो सकता है। इतना सुनते ही अमर ने अमित के गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देख अमित सन्न खड़ा रह गया, उसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मालती जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने हिम्मत करते हुए कहा, अमर बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते हो, ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो अमर ने कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए अमर ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो अमित के लिए और मुश्किल हो गया था, उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर अपनी माँ को कहाँ रखेगा? इस बात को लेकर वो बहुत घबरा रहा था। उसने मालती जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती, मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है।
अमित की बात सुनकर मालती जी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी अमित को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं और फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो एक किराए का घर देखकर माँ को वहाँ लेकर चला जाऊंगा, वरना अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूं। यही सोचकर अमित अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उन्हें अपने घर में आसरा दे दिया। अमित ने उससे कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा। कोई बात नहीं अमित, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। अमित समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वह भी उनकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए उनका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर अमित भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा। तो अब अमित उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उनके घर आए हुए 2 दिन तो हो चुके थे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तीसरे दिन अमित ये सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊँगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए अमित नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा था। थक हार कर अमित सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 6,000 और रहने का इंतज़ाम फ्री। यह पढ़कर अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, अमित, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने तो MBA किया हुआ है, तो क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुँचा जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुँचकर अमित ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वो चपरासी की नौकरी के लिए आया है। तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शक्ल सूरत से अमित अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने अमित की फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत ही जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर मुझे वह एक चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, वो घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही अमित के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? तो अमित ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और कहने लगा, यार अमित, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है
लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। तो अमित बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जब मुझे रोज़ी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मानना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। अमित के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर अमित नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मालती जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो अमित ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर मालती जी भी खुश हो गई। अब अमित अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, क्योंकि वो टेंशन में आ जाती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर जाने लगा। अब अमित बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में भी ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। वो तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 की बजाय मैं 10,000 दे रहा हूँ। ये सुनकर अमित बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर अमित हाथ में तनख्वाह लिए डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और अपनी तनख्वाह को गिनने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 एक साथ नहीं देखे थे। वो तो 500 के नोटों को भी देखने के लिए तरस गया था। वो बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वो घर में राशन लेकर जाएगा, क्योंकि खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब वो अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पैसे अपने जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ अमित के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वह पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर अमित का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वो 10,000 उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके बच्चे को बचा ले। तो वो औरत अमित को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी। लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस पल अमित के दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, क्या लगती है वो औरत तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या? नहीं साहब, वो मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। इसलिए सर, आप मेरी तनख्वाह काटकर उस बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ये देख अमित को बहुत खुशी मिली। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो,
डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं किए। फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो अमित बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वो औरत अमित के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर अमित हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अब तो उसे 2 वक्त के ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वो भी उसने उस औरत को दे दी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया। ये सब सोचते हुए अमित घर आ गया तो मालती जी उसी के इंतज़ार में बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो अमित की नज़रें शर्म से झुक गई, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। तो मालती जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। ये देखकर उसका दिल टूट गया, मगर वो भी क्या कर सकता था। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो मालती जी ने कहा, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। अमित ने कहा, माँ ये झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अमित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। अमित ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते हुए उसने अमित को एक चाबी और कुछ कागज़ हाथ पर रख दिए और बोला, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। अमित भी ये सब देखकर हैरान था। वो घर के अंदर आया तो मालती जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर और आपके हाथ में ये क्या है? तो अमित ने कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते हुए अमित ने वो कागज़ खोला और पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, मिस्टर अमित, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने ये सब देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और इसीलिए तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबियाँ किस चीज़ की हैं। खत पढ़ते ही अमित गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका था। तभी मालती जी कहने लगी, अमित, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए? तो अमित ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मालती जी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। ये सुनते ही अमित को लगा कि माँ अभी डांटेंगी, मगर मालती जी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी,
जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया बिहेव किया, मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। ये तो अमर और उसकी पत्नी सुनंदा की नीयत ही ऐसी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना जानता है। अपनी माँ की बातें सुनकर अमित भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वो उस पते पर जाए, क्योंकि अमित को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वो अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। ये सोचकर वो अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वो अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अमित है। अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो अमित ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, ठीक है सर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुन अमित जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर अमित हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। तो अमित भी हक्का बक्का रह गया और बोला, आपकी क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुमने उस औरत की कैसे मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना जानते हो। इसलिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसके ज़िंदगी नर्क बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर दो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। उस आदमी की बातें सुनकर अमित हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतना बड़ा फल देगा। उसने सोचा, इसीलिए हमें गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दे। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। ये देख अमित की आंखें नम हो आईं। तभी सामने बैठे आकाश शर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है, अमित ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि ये सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। तो मालती जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक साथ दो खुशी मिल रही थी।
बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद आकाश जी ने अमित की शादी अपनी बेटी जिया के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी अमित के नाम कर दिया। तब अमित भी अपनी माँ को लेकर उनके पास ही आ गया और चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे अमित उस रेस्टोरेंट को संभालने के काबिल हो चुका था। एक दिन जब वह बॉस की सीट पर बैठा था तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई अमर भी खड़ा था। अमर भी अमित को बॉस की सीट पर बैठा देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद जब अमित अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, अमित यह सब कैसे हुआ? तो अमित ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे अमित कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अमर का मुंह लटक गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए आप पुरानी बातों को भुला दो और दोनों भाई एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे। तो अमित ने गुस्से से कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो, वरना मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। लेकिन यह तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। इसलिए यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। उसकी बातें सुनकर अमर घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अमित सोचने लगा कि ये तो सारी भगवान की लीला है। कोई हमें घर से निकाल देता है, लेकिन वक्त बदलते ही वो हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने रहकर हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।